तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 5th। और यूनिट नंबर 5th के लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल सिलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। आज का जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर है कोरोजन के ऊपर। हम देखने वाले हैं कोरोजन कैसे होती है, जंग कैसे लगती है, साथ ही साथ देखेंगे उसके प्रिवेंशन। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले कोरोजन होता क्या है, ठीक है, साथ ही साथ थ्योरीज ऑफ कोरोजन, टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड देयर प्रिवेंशन। तो पूरा कोरोजन देखेंगे, उसकी थ्योरीज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे, कोरोजन होता क्या है वो देखेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर आने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे फेरस से लेकर हैंडलिंग सिस्टम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोजन के लेक्चर को। लेक्चर इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सारा यहीं पे याद हो जाएगा। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए कोरोजन आप सभी जानते हैं क्योंकि कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। आपने देखा होगा कई मेटल्स पर जंग लग जाता है और रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मेटल है और इस मेटल को अगर आपने खुले इन्वायरमेंट में रख दिया, लाइक आपने छत पर इसे मेटल को रख दिया, तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि इस मेटल के ऊपर कोरोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगी। इस तरह से मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। देखा होगा सबने जंग लगते हुए, ठीक है। तो जंग लगना जो है कॉमन है। अब बात करेंगे कि ये जो मेटल यहाँ पर मैंने रखा हुआ था इसके ऊपर जंग क्यों लगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे एनवायरमेंट में H2O है, CO2 है, साथ ही साथ कई सारे गैसेस है लाइक SO2, N2, कई सारी गैसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह कई सारी गैसेस है। एंड यहाँ पर मैंने रख दिया आपके लिए मेटल का रोड, मेटल रोड, ओके। अभी हुआ क्या, ये मेटल रोड एनवायरमेंट में मैंने रख दी, एटमॉस्फेयर में मैंने रख दी। अब एटमॉस्फेयर में होता है H2O और CO2, और ये H2O और CO2 दोनों मिलकर, देखिए यहाँ पर ये H2O जो कि एनवायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, और CO2 वो भी वहीं पर है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं H2CO3। और ये H2CO3 होती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, कार्बोनिक एसिड। तो ये H2O था, फिर CO2 था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O CO2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 का H2, ये H2 का H2, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का कार्बन, ये कार्बन का कार्बन, और ऑक्सीजन एक यहाँ पे, दो यहाँ पर, तो ऑक्सीजन तीन हो गए। तो फाइनली हमने जोड़ दिया H2O प्लस CO2 को जोड़ के बनाया H2CO3, और इस H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो एनवायरमेंट में कार्बोनिक एसिड बना हुआ है, H2CO3 बना हुआ है, और यहाँ पर है मेटल की रोड। तो ये मेटल की रोड क्या करेगी, ये एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, मेटल और एसिड, एसिड कौन सा, कार्बोनिक एसिड, जो कैसे बना, H2O और CO2 के मिलने पर। तो मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि ये मेटल रिएक्ट क्यों करती है, इसको ऐसी क्या दिक्कत है जो ये रिएक्ट करती है, ये शांति से क्यों नहीं रहती। क्योंकि अगर ये रिएक्ट नहीं करेगी तो फिर कोई मेटल ऑक्साइड बनेगा ही नहीं। मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है जंग लगना, रस्ट होना, जंग लगना। तो जंग कब लगती है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो ये मेटल रिएक्ट क्यों करती है, इससे पूछता हूं मैं जाके कि चलो ठीक है एनवायरमेंट में तो H2CO3 बन रहा है, वो बात अलग है, पर मेटल आप रिएक्ट क्यों करते हो। तो मैं गया मेटल के पास, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मेटल है, मैं मेटल से पूछता हूं कि आप रिएक्ट क्यों करते हो, जो एनवायरमेंट में H2CO3 है आप उसके साथ रिएक्शन क्यों शो करते हो। तो ये मेटल मेरे को बोलती है कि भाई साहब मैं हूं अनस्टेबल फॉर्म में,
और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर कोई। तो यहाँ पर ये मेटल स्टेबल होने के चक्कर में ये मेटल स्टेबल होना चाहती है। और स्टेबल कब होगी? जब मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो ध्यान से सुनना, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो स्टेबल होता है। तो मेटल जो है अनस्टेबल होती है, और मेटल अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होना चाहेगी। तो मेटल जब अनस्टेबल थी तो वो स्टेबल होना चाहती थी, और स्टेबल होने के लिए उसको मेटल का ऑक्साइड बनाना था। तो मेटल को बनाना है मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल अनस्टेबल है और ये स्टेबल है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल मेटल ऑक्साइड कैसे बनाएगी? मेटल मेटल ऑक्साइड बनाएगी, जैसे ये मेटल है, अब इसको बनाना है मेटल ऑक्साइड, तो कैसे बनाएगी? जो H2CO3 है उसके साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनता है, तभी तो जंग लगती है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि H2O प्लस CO2 ये दोनों मिलके बनाते हैं H2CO3, और ये होता है कार्बोनिक एसिड। और ये H2CO3 मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। फिर हमने मेटल से पूछा कि आप रिएक्ट ही क्यों करते हो? तो मेटल बोलता है कि मैं भी तो मेटल ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, और मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए मुझे H2CO3 की ज़रूरत है। ये एक एसिड है जो कि मुझे मेटल ऑक्साइड में बदल देगा। तो मैंने मेटल से पूछा कि आप मेटल ऑक्साइड में क्यों बदलना चाहते हो? मेटल मेटल ऑक्साइड में बदल रहा है, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कि आप मेटल ऑक्साइड में बदलना चाहते हो? तो मेटल मेरे को बोलता है कि मैं हूं भैया अनस्टेबल, और दुनिया स्टेबल बनने में लगी है, तो मुझे भी स्टेबल बनना है। तो मेटल ऑक्साइड बना के मैं एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता हूँ, इसलिए मैं रिएक्शन करता हूँ। तो इस तरह से रिएक्शन होती है और इस तरह से जंग लगती है। और अगर आयरन की रोड पर जंग लगी तो वहां पर हम बोलेंगे Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पर Fe का मतलब तो आयरन, ठीक है, O का मतलब ऑक्साइड। देखो आयरन क्या है? एक मेटल है, और मेटल क्या कर रहा था? मेटल ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है, एक मिनट, मेटल ऑक्साइड बना रहा था। तो यहाँ पर आयरन जो है मेटल है, और मेटल क्या कर रहा था? ऑक्साइड बना रहा था। तो यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड बना है, आयरन का ऑक्साइड बना है Fe2O3। और जैसा कि मैंने आपको कहा था CO2 प्लस H2O होता है, मतलब पानी भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर H2O लिखा है, और यहाँ पर X इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता वाटर के कितने मोल है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला बनता है जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन का है। आयरन में, लोहे में जब जंग लगती है तो जंग लगने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Fe2O3। Fe2O3 का मतलब है आयरन का ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड, साथ में पानी, और X का मतलब है 2, 3, 4 कितने भी मोल्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे थ्योरीज दे रखी है। सबसे पहली है एसिड थ्योरी, जो कि हमने कवर कर ली। एसिड थ्योरी में ही वही सब बताना है आपको, CO2 H2O दोनों मिलके H2CO3, वही सारी कहानी एसिड थ्योरी में लिखनी है। सेकंड आपको थ्योरी देख रखी है ड्राई। ड्राई को आप बोल सकते हो केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो नाम चेंज करके आ सकते हैं, ड्राई थ्योरी ऑफ कोरोजन या फिर केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो देखो ड्राई वाले में आपको क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं एनवायरमेंट में CO2 है, ऑक्सीजन है, वाटर है, N2 है, SO2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी मेटल की रोड थी, ठीक है, दिस इज मेटल। जैसे आयरन मान लीजिए, आयरन की रोड है, मेटल की रोड है। तो हमने क्या कहा था कि ये CO2 और ये पानी रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता था, हमने ये कहा था। पर हो सकता है पानी रिएक्ट ना करे CO2 के साथ, ठीक है, हो सकता है एक केस ऐसा भी। और हो सकता है कि ये गैसेस मिलकर इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में बना दे। मतलब अगर बिना पानी के काम हो रहा है, बिना पानी के मेटल में जंग लग रही है, बिना पानी के सिर्फ गैसेस की मदद से ही मेटल जो है मेटल ऑक्साइड में बदल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ड्राई। हम इसको ड्राई क्यों बोल रहे हैं? हम इसको ड्राई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और जो एसिड थ्योरी थी, जो ये वाली थ्योरी थी आपकी एसिड थ्योरी, एसिड थ्योरी में तो आपको पता है कि वाटर और CO2 दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहे थे। तो यहाँ पर तो वाटर आ रहा है, तो एसिड थ्योरी में आपको वाटर का यूज लेना है, आप वाटर का यूज ले सकते हैं। पर ड्राई में नाम से पता लग रहा है सूखा, और जिसके जीवन में भी सूखा है तो वो पानी का यूज नहीं कर सकता।
तो मेटल रोड अगर गैसेस से ऑक्सीडाइज हो जाती है, अगर गैसेस की वजह से मेटल में कोरोजन आता है तो वो ड्राई कोरोजन होता है। ठीक है। और एक होता है वेट कोरोजन। वेट कोरोजन कब होता है? जब पानी के साथ रिएक्शन होती है तब। ठीक है। तो ये आपको सुनने को मिल सकते हैं कि ड्राई कोरोजन क्या होता है। ड्राई कोरोजन का मतलब होता है कि जहां पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि जहां पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया वो तो वेट हो गया, गीला हो गया, वेट कोरोजन हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आपको यहां पर एक और वर्ड दे रखा है गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये कौन सा कोरोजन होता है ये आप सुनिए। जैसे मान लीजिए दो डिफरेंट टाइप के मेटल आपके पास रखे हुए हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है, दो डिफरेंट टाइप के मेटल है। ठीक है। अब इनको किसी कंडक्टिंग लिक्विड में आपने रखा है, किसी कंडक्टिंग लिक्विड में। ये जो है कंडक्टिंग लिक्विड है, दो तरह के अलग अलग मेटल है, उन दोनों को आपने कहां पे रखा है? कंडक्टिंग लिक्विड में रखा है। तो यहां पर एक रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी। जो मेटल की रोड होगी वो एक रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी, और अगर एक एनोड की तरह कर रही है तो दूसरी कैथोड की तरह बिहेव करेगी। एक एनोड बन जाएगी, दूसरी क्या बन जाएगी? कैथोड बन जाएगी। तो एनोड का हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। याद रखना बच्चों, एनोड का हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड का हमेशा होता है रिडक्शन। तो एनोड का होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड का होता है रिडक्शन। हमने क्या बोला कि दो अलग अलग मेटल की रोड रखी हुई है और उनके बीच में कंडक्टिंग लिक्विड रखा हुआ है। कंडक्टिंग लिक्विड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हो गया हमारा वाटर, या फिर हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो दो रोड रखी हुई है, कंडक्टिंग लिक्विड में है, बीच में एक तरफ है एनोड एक तरफ है कैथोड। कोई सी भी रोड एनोड बन सकती है, कोई सी भी रोड कैथोड बन सकती है। एक एनोड बनेगी तो दूसरी अपने आप कैथोड बन जाएगी। अभी जैसे मान लेते हैं कि जो एनोड वाली रोड है वो आपकी जिंक की रोड है, और जो कैथोड वाली रोड है वो आपकी कॉपर की रोड है। ओके। एनोड वाली को हमने मान लिया कि जिंक की रोड है, और कैथोड वाली को हमने मान लिया कि कॉपर की रोड है। दिस इज कॉपर, दिस इज जिंक। अभी यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, क्योंकि एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। तो एनोड में से क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और किसकी तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ध्यान से सुन लेना, दो मेटल की रोड है, दोनों डिफरेंट है, कंडक्टिंग लिक्विड में रखा है। कंडक्टिंग लिक्विड जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। एक रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी, दूसरी रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगी। जो एनोड वाली रोड होगी उसका हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। जो कैथोड वाली रोड होगी उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब कैथोड वाली रोड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है। और जो कैथोड की रोड होती है, इस कैथोड की रोड में यहां पर साइड में आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। और ये बबल्स क्यों देखने को मिलते हैं पता है? इस तरह से ये बबल्स, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है। एक बार मैं और समझा देता हूं कि आपके पास थे दो मेटल के रोड, एक मेटल का रोड हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम बोल रहे हैं कि इसका होता है रिडक्शन। और एक का रिडक्शन हो रहा तो एनोड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि कैथोड की तरफ क्या होता है कि बबल्स रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यहाँ पे क्या होता है? हमेशा एनोड की ही रस्टिंग होती है। रस्टिंग मतलब जंग क्यों लगती है एनोड में? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से मतलब एनोड में ही जंग लगेगी। एनोड ही कोरोडेड होगा। क्या होगा? कोरोडेड, जंग लगेगी, कोरोड होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि एनोड कोरोड क्यों होता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जंग लगती है। तो आगे जब हम प्रिवेंशन देखेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? दो रोड रहेगी हमारे पास, एनोड एंड कैथोड। तो हम कैथोड को हटा देंगे। अगर हम कैथोड को हटा देंगे तो ये जो एनोड वाला है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं करेगा। किसको करेगा? किसी को कर ही नहीं सकेगा। और अगर ये ट्रांसफर नहीं करेगा तो ये बच जाएगा। तो एनोड वाले को बचा सकते हैं हम। ठीक है। वो आगे देखेंगे हम किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से प्रिवेंशन करेंगे। ये थी आपकी गैल्वेनिक थ्योरी, जहां पर आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, कंडक्टिंग लिक्विड बनाना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हुए दिखाना है। तो दीज आर द थ्री थ्योरीज ऑफ कोरोजन। ओके। ये एसिड थ्योरी में आपको रिएक्शंस दे रखी है। देखिए
मैंने आपको बोला ना CO2 और H2O दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फिर वो आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये आपको रिएक्शंस लिख कर याद करनी है, काफ़ी इजी है। देख लीजिए आप खुद ही, आयरन, CO2, पानी और हाफ ऑक्सीजन, तो FeSCO3 का होल थ्राइस बना। तो ये FeSCO3 का होल ट्वाइस जो है ये रिएक्ट करेगा पानी से और वापस हाफ ऑक्सीजन से। पानी हाफ ऑक्सीजन, पानी हाफ ऑक्सीजन, वही सब है। फिर क्या बनेगा, अब ये OH में ब्रैकेट आ गया और CO3 खुल गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है और फाइनली बन जाएगी। 2-3 बार लिख के देखना, याद हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन कितने प्रकार के होते हैं वो हमें देखना है। तो देखो, अगर एक नॉर्मल मेटल की रोड है, सपोज दिस इज मेटल रोड, तो जो जंग लगती है ना वो पूरे पे यूनिफॉर्मली लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ लग जाएगी, पूरे मेटल की सरफेस पे क्या होती है, जंग लगती है, पूरे पे लगती है। तो जो कोरोजन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो टाइप्स ऑफ कोरोजन में सबसे पहला है फ्लूइड कोरोजन। फ्लूइड कोरोजन बोल लो या फिर आप बोल लो जनरल कोरोजन। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेटल की रोड होती है उसके चारों तरफ कोरोजन लगती है, हर पार्ट में कोरोजन होता है, हर पार्ट में जंग लग जाती है। तो ये एक तरह से यूनिफॉर्म्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्म्ड, जहां पर पूरे सरफेस पर कोरोजन होगा। देखो, जनरली कन्फाइंड टू ए मेटल सरफेस एज ए होल, पूरा। दिस कोरोजन अकर यूनिफॉर्मली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड कोरोजन। फ्लूइड कोरोजन में क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मतलब आप समझते ही हो, एक पर्टिकुलर एरिया में कोरोजन होगा। तो जैसे मान लीजिए, एक तरह से मैं आपको बताता हूं, एक है इंटरग्रेनुलर कोरोजन। जैसे ये ग्रेन है, ग्रेन का मतलब क्या होता है कि मेटल को जब आप उसकी थिनिंग करते हो, उसको शीट्स में कन्वर्ट करते हो, उसको मोल्डिंग करते हो, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं मारते हैं मेटल्स को। तो क्यों करते हैं, उसके ऊपर हार्डनिंग क्यों करते हैं हम, ताकि उसको हम डिफरेंट शेप्स दे सकें। तो जब हम मेटल को डिफरेंट शेप देते हैं उस दौरान ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं अजीब सी शेप रह जाती है इस तरह से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस जगह पर कोरोजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कैथोडिक एनोडिक वाला काम हो जाता है, गैल्वेनिक वाला अपना। नेक्स्ट इज पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेटल की सरफेस है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया और ये पूरा मेटल है। तो आप बताइए सबसे पहले कोरोजन कहाँ पे होगा, सबसे पहले कोरोजन होगा इस गड्ढे में। ये मेटल की सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, इस तरह से हल्का सा मेटल में गड्ढा है। तो वहां पर पानी वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा, मॉइस्चर वगैरह आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जंग लगने के। तो हमेशा मेटल जो भी लो ना वो एक तरह से यूनिफॉर्म वाला लो, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ पिटिंग हो रही है, गड्ढा वगैरह हो रहा है, ऐसा मत लेना। ठीक है, क्योंकि पिटिंग से भी कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्ट्रेस कोरोजन। अब स्ट्रेस कोरोजन में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल के ऊपर कई तरह के थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल स्ट्रेस लगेंगे। हीट का भी स्ट्रेस लगेगा, केमिकली भी स्ट्रेस लगेगा, मेटल का भी स्ट्रेस लग सकता है। तो केमिकली, मैकेनिकली एंड थर्मली इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा। और स्ट्रेस लगने की वजह से क्या होता है कि इसकी सरफेस जो है खराब हो सकती है। तो सर्टेन एरिया ऑफ मेटल में बी सब्जेक्टेड टू थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस। और उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। जो भी सरफेस एरिया होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, कि एनोड में कोरोजन होता है क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है ना वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और एनोड की तरह बिहेव कर रहा है मतलब वहां पर कोरोजन होगा। तो ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल, किसी भी कारण से अगर हमारे मेटल पे स्ट्रेस आ रहा है तो उस कंडीशन में वहां की जो सरफेस है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी और वहां पे कोरोजन होगा। नेक्स्ट इज स्प्रेटिंग कोरोजन। देखिए होता क्या है, कई जो इक्विपमेंट हम बनाते हैं वहां पे कई सारे वाइब्रेशंस होते हैं। रोलर अगर हमने बनाया तो इनमें कई तरह के वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशन होते हैं इक्विपमेंट में। तो जिन भी इक्विपमेंट में वाइब्रेशंस होते हैं वहां पे सरफेस जो है खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे रोलर है, अब अगर रोलर रोल करेंगे और आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि ये जो सरफेस है यहाँ की रोलर की वो यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाए।
तो ये रोलर खराब भी हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जंग लग सकती है। तो इक्विपमेंट शोइंग हाई वाइब्रेशन डिस्ट्रॉय द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस खराब हो जाएगी वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा, जंग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो मेटल की सरफेस थी वो पहले ही खराब हो चुकी है, अब जो है जंग उसमें आसानी से लग सकती है। नेक्स्ट इज कोरोजन फैटिक। यहां पर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेटल की रोड है, और इस मेटल की रोड पर आपने अच्छे से पेंटिंग की हुई है ताकि यहाँ पर कोई भी जंग ना लगे। पर होता क्या है, जब भी इसको आप बार बार यूज कर रहे हो तो यहाँ से ये जो पेंटिंग है ये हट सकती है और जंग लगने के चांसेस बन सकते हैं। ये तो मेटल रोड की बात हुई। पर हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। जो भी इक्विपमेंट हम बना रहे हैं उसके अंदर जो भी हम मेटल का आइटम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरा है इक्विपमेंट और अंदर हमने मेटल का आइटम यूज किया। अब होगा क्या, मेटल का आइटम जो अंदर हमने यूज किया है, जो भी हमने मटेरियल मेटल का यूज किया है, वो बार बार यूज में आएगा। जब जब मशीन चलेगी, जब जब इक्विपमेंट चलेगा, वो मेटल बार बार यूज में आएगा, और बार बार यूज में आने की वजह से हो सकता है उस मेटल की सरफेस खराब हो जाए, जो उस पे लाइनिंग थी वो खराब हो जाए, और उस लाइनिंग के खराब होने की वजह से उसमें जंग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज कोरोजन फैटिक। साइक्लिक स्ट्रेस, साइक्लिक मतलब बार बार जब हम यूज ले रहे हैं तो उसकी वजह से ब्रेक हो जाती है उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव फिल्म, जिसकी वजह से कोरोजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल। नाम से पता लग रहा बायोलॉजिकल, तो यहां पर आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ध्यान से सुनना, एक कहानी आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े पाइप्स है, ठीक है, जो कि मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। ये ऊपर जो है मैंने सॉइल बना दी, ये जो है सॉइल है, दिस इज सॉइल। और सॉइल के अंदर क्या है, बड़े बड़े पाइप जो है लगे हुए हैं, होते हैं ना अंदर जो लैंड पाइप्स लगे रहते हैं, वो पाइप है ये। तो इनमें भी जंग लग जाती है, इनमें भी कोरोजन हो जाता है। ऐसा क्यों, तो उस रीजन को हम समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सॉइल के अंदर या फिर लैंड के अंदर जो पाइप्स होते हैं वहां पर भी कोरोजन देखने को मिलता है। जब हम उन पाइप्स को निकालते हैं तो वहां पर हमें जंग लगी हुई दिखती है। ऐसा क्यों, जबकि ना तो अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी सही से, ना वाटर मिलेगा, फिर भी इस पे जंग कैसे लग जाती है। तो देखो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। सल्फेट आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो लैंड के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपके मेटल की रोड से रिएक्ट करेगी। मान लीजिए ये रोड जो है आयरन की है, ये पाइप जो है आयरन का है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन के पाइप से रिएक्ट करके बनाता है आयरन सल्फाइड। और आयरन सल्फाइड का मतलब है कि यहाँ पर जंग लग चुकी है। तो होता क्या है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल के अंदर या फिर लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन के पाइप के साथ रिएक्ट करता है और आयरन सल्फाइड बनाता है, और यहाँ पर जंग लग जाती है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल में हमने बताया कि एनारोबिक भी जंग लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, देखो दिक्कत क्या क्या आ रही थी, पिटिंग की वजह से हो रहा था कोरोजन। पिटिंग क्या होता है, एक छोटा सा गड्ढा हो जाए मेटल में, तो मेटल हमें कैसी लेनी चाहिए, प्लेन लेनी चाहिए, एकदम एकदम स्मूथ सरफेस की लेनी चाहिए। तो ये प्रिवेंशन हो गया। ऐसा मेटल हम लो जो स्ट्रेस को टॉलरेट कर ले, जिसमें फ्रेटिंग की प्रॉब्लम ना आए, जो साइक्लिक स्ट्रेस से भी बच जाए। मतलब मेटल अच्छा वाला लो तो फिर जंग लगने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, मेटल अच्छा वाला लेना पड़ेगा हमें। तो देखिए हम किस किस तरीके से कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है मटेरियल सिलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मटेरियल सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी मेटल आप यूज कर रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लाइक यहाँ पर मैंने कोई अगर मेटल लिया है तो मुझे
ऐसा मेटल लेना है जिसकी सरफेस प्लेन हो, जहां पर कोई भी पिटिंग वगैरह ना हो। ठीक है, साथ ही साथ इसका ऑक्सीडेशन आसानी से ना हो, क्योंकि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा मेटल सेफ रहेगा। क्योंकि अगर मेटल मेटल ऑक्साइड बना लेता है तो मतलब कोरोजन हो गया, तो मेटल ऑक्साइड नहीं बनाने देना है। तो मेटल अच्छी क्वालिटी का लेना है जिसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो भी हम मेटल की रोड यूज कर रहे हैं, मेटल का इक्विपमेंट बना रहे हैं, मेटल का जहां भी हम यूज कर रहे हैं, उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, वहां पर किसी भी तरह का पिटिंग नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ कोरोसिव मटेरियल्स दे रखे हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, डिस्टिल वाटर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉस्टिक। तो इनके लिए आपको सुटेबल मटेरियल भी बता रखे हैं। नाइट्रिक एसिड के लिए सुटेबल मटेरियल आपको बता रखा है स्टेनलेस स्टील, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए मोनेल मेटल, डिस्टिल वाटर के लिए टिन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लेड एंड कॉस्टिक के लिए निकल। दीज आर द कोरोसिव मटेरियल एंड सुटेबल मटेरियल। यहाँ पे आपको बता रखा है कि कोरोसिव मटेरियल कौन से हैं जिसमें जंग लग सकती है, और सुटेबल मटेरियल कौन से हैं उनके कंपेयर में, उनके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है प्रॉपर डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट। आपका जो इक्विपमेंट है उसको आपको प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है। कोरोजन कैन बी मिनिमाइज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशंस में कोरोजन जो है मिनिमाइज्ड हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन है डिजाइन फॉर कंप्लीट ड्रेनेज ऑफ लिक्विड। ऐसा हमें इक्विपमेंट बनाना है जहां पर पानी सारा निकल जाए। कंप्लीट ड्रेनेज ऑफ लिक्विड मतलब, ड्रेनेज का मतलब है सारा पानी एक तरफ हो जाए, ड्रेन हो जाए, निकल जाए वहां से। तो कंप्लीट ड्रेनेज हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी वाटर नहीं बचेगा, और अगर मेटल के पास वाटर नहीं बचेगा तो मेटल जो है रस्टिंग नहीं करेगा, जंग नहीं लगाएगा खुद में। ठीक है, तो कंप्लीट ड्रेनेज अगर होगा तो हमारे मेटल में जंग नहीं लगेगा। साथ ही साथ इस तरह से उसे डिजाइन करो कि उसकी क्लीनिंग आसानी से हो जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई इक्विपमेंट है और यहाँ पर आपने कुछ भी प्रिपरेशन करी, उसके बाद ये गंदा हो गया, तो इस तरह से इसे डिजाइन करो कि इसकी क्लीनिंग आसानी से हो जाए। देखो मैं क्लीन कर रहा हूँ तो क्लीनिंग प्रॉपर हो रही है, तो हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी मटेरियल रहा तो हो सकता है ये मटेरियल इसके साथ रिएक्ट करके हमारे इक्विपमेंट को खराब कर दे, हमारे मेटल्स को खराब कर दे। ठीक है, आसानी से उसका इंस्पेक्शन हो जाए, आसानी से उसकी मेंटेनेंस हो जाए, तो ये प्रॉपर डिजाइनिंग में आते हैं। हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोटिंग एंड लाइनिंग। कोटिंग एंड लाइनिंग बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई इक्विपमेंट बनाया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। अगर आप इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे तो यहाँ पर फिर कार्बोनिक एसिड आके रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेटल के ऊपर ऑलरेडी कोटिंग हो चुकी है। तो मेटल को हम कवर कर देते हैं। आपने देखा होगा जहां भी जंग लगते हैं वहां पर आप पेंट करते हो ताकि जंग ना लगे। तो पेंट कर दो, कोटिंग कर दो, लाइनिंग कर दो, इन सब तरीके से आप मेटल को बचा सकते हो। जैसे ये आपका इक्विपमेंट है और यहाँ पर अंदर मेटल का यूज हुआ है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये मेटल का है। अब इस मेटल को हमें बचाना है, तो आप इस मेटल के ऊपर क्या कर सकते हो, इस मेटल के ऊपर आप कोटिंग कर सकते हो। ये रेड कलर से मैंने कोटिंग बता दी। इस मेटल के ऊपर आप लाइनिंग कर सकते हो, ये येलो कलर से मैंने लाइनिंग बता दी। और इसके ऊपर आप पेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे ये पेंट करके भी मैंने दिखा दी। तो मेटल को आप प्रिवेंट कर सकते हो कोटिंग, लाइनिंग, पेंटिंग, इन सब से। अगर इस पे अच्छे से कोटिंग होगी, मेटल पे अच्छे से कोटिंग होने का मतलब होता है, देखो जैसे ये मेटल है, अगर इस मेटल के ऊपर अच्छे से कोटिंग होगी इस तरह से, तो फिर यहाँ पर बाहर से कोई भी एसिड आके इसको खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग है। और आपको इक्विपमेंट इस तरह से बनाना है कि ये कोटिंग खराब ना होए, क्योंकि अगर आप बार बार यूज करोगे इक्विपमेंट का और कोटिंग अगर खराब हो गई तो जहां से कोटिंग खराब होगी वहां पर एसिड आके रिएक्ट करके यहाँ पे जंग लग जाएगा और फिर आपका इक्विपमेंट जल्दी खराब हो जाएगा। तो कोटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, कोटिंग, लाइनिंग, ये सब। एनवायरमेंट चेंज कर दो। ऐसे एनवायरमेंट में आप इक्विपमेंट को मत रखो जहां पर मॉइस्चर हो, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से भी कोरोजन होता है। तो कोरोजन को कम करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कोरोजन कैन ऑल्सो रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे
तो कोरोजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मॉइस्चर को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो मॉइस्चर मतलब वाटर, और वाटर अगर कांटेक्ट में आता है लोहे के तो लोहे पे जंग लग जाती है। तो मॉइस्चर कंटेंट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक तो रिड्यूस कर दो आप टेम्परेचर को, साथ ही साथ रिड्यूस कर दो मॉइस्चर को, ठीक है। या फिर उसका कांटेक्ट टाइमिंग कम कर दो, डिक्रीजिंग द एक्सपोजर टाइम। जैसे मान लीजिए ये मेटल है और इसको आप बाहर के एनवायरमेंट में रखना बंद कर दो, कम कर दो, इसको आप क्लोज रखो। अगर क्लोज रखोगे तो फिर ये एनवायरमेंट में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो इस पर जंग लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोरोजन इनहिबिटर। आप यूज कर सकते हो कोरोजन इनहिबिटर। कोरोजन इनहिबिटर आर यूज टू डिक्रीज द कोरोजन ऑफ मेटल। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम से पता लग रहा है, कोरोजन इनहिबिटर। कोरोजन को रोकने के लिए इनहिबिटर आप यूज कर सकते हो जिससे जंग नहीं लगेगी। द इनहिबिटर आर यूज्ड इन क्रिटिकल अमाउंट लेस देन 0.1% बाय वेट। बहुत ही कम अमाउंट में आपको यूज करना है, 0.1% वेट से भी कम। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, क्रोमेट्स, फोस्फेट एंड सिलिकेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील इन एक्वस सॉल्यूशन। आयरन और स्टील अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो वहां पर आपको क्रोमेट्स, फोस्फेट एंड सिलिकेट्स का यूज करना है। तो ये क्रोमेट्स, फोस्फेट एंड सिलिकेट क्या करते हैं, लोहे में जंग लगने से बचाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट इज कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, तो एक तो कैथोड बन जाता था, एक एनोड बन जाता था, और जो एनोड बनता था वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था कैथोड की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से एनोड खराब हो जाता था और इसमें जंग लग जाता था एनोड में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कैथोडिक प्रोटेक्शन करवानी है। और वो कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे कराओगे, देखो सबसे पहला मेथड आपको दे रखा है, सेक्रिफिशियल एनोड मेथड। एज द नेम इंडिकेट, एनोड आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ प्रोटेक्टेड मेटल कैथोड। दिस इज कॉज सेक्रिफिकेशन ऑफ एनोड। जिसे मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। हमारे पास दो मेटल की रोड है, एनोड एंड कैथोड। दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। हमें पता है जंग तो लगेगी, जंग लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहली बात ये लिखना, कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि नेचर में जब आप रखोगे, एनवायरमेंट में जब आप रखोगे, एटमोस्फेयर में जब आप रखोगे, तो लोहे पे जंग लगती ही है, अपने आप लगती है मॉइस्चर से। मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से लगती है, ड्राई मेथड, एसिड की तरह से, कार्बोनिक एसिड से। तो यहाँ पे दो रोड है, एनोड और कैथोड, और जंग लगना तो निश्चित है कि जंग तो लगेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एनोड को जंग लगवाकर कैथोड को बचा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जंग किस में लगेगी, एनोड वाली में लगेगी। तो एनोड वाली में जंग लगवाकर कैथोड वाली को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक का सेक्रीफाइस करा, एक का बलिदान करा। तो यहाँ पे वही लिखा है, सेक्रीफिशियल एनोड मेथड। नाम से पता लग रहा कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एनोड को। होता है ना कॉम्प्रोमाइज करना, सेक्रीफाइस करना, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा दो में से। तो यहाँ पर एनोड खुद की बलि दे देगा, खुद को सेक्रीफाइस कर लेगा, खुद का सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, त्याग कर देगा एनोड, खुद का एनोड, और कैथोड को प्रोटेक्ट कर लेगा। क्योंकि एक का अगर रस्टिंग हो गई एक में तो दूसरा तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एनोड में रस्टिंग हो जाएगी, कैथोड जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो हमें बचाना था कैथोड को, तो हमने एनोड को सेक्रीफाइस कर दिया, एनोड की बलि चढ़ा दी, तो कैथोड हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे नाम से पता लग रहा, एज द नेम इंडिकेट, एनोड आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ प्रोटेक्टेड मेटल, दिस कॉज सेक्रिफिकेशन ऑफ एनोड। हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है एनोड का, एनोड को सेक्रीफाइस करना है। क्यों, क्योंकि जंग लगना तो निश्चित है, तो एनोड में लगा देंगे और कैथोड को बचा लेंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा कि कोरोजन होता क्या है, कोरोजन की थ्योरीज क्या है, कोरोजन के टाइप्स क्या है, और किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ कोरोजन। उससे पहले हमने देखा यहाँ पर थ्योरीज ऑफ कोरोजन, और फिर हमने देखा था कोरोजन होता क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है। तो दिस आर ऑल अबाउट कोरोजन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा एंड समझ में भी आया होगा। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।